हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पेपर का यूनिट फर्स्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक। हम आज देखेंगे संगीत की उत्पत्ति में दार्शनिक दृष्टिकोण। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में मनुष्य ने अपने दार्शनिक मत प्रस्तुत किए हैं। इनके अनुसार संसार की समस्त वस्तुओं का जन्म ओम या ओमकार शब्द से हुआ। समस्त वस्तुओं में संगीत भी शामिल है। ओम शब्द एकाकार होते हुए भी ओ, ई और माँ इन तीन शब्दों से निर्मित हुआ है। आकार विश्व सुर ने ओम ब्रह्मा स्वरूप को ओमकार महेश स्वरूप माना है। ओम वेद का बीज है। भारतीय साहित्य ने सिद्ध किया है कि प्रणव यानी ओम में तीन गुणों की तीन शक्तियां हैं। मिस्टर एरन काउंटर अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि आजकल पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि प्रणव विचारों की ओर विशेष रूप से रही है। इस शब्द के उच्चारण में ऐसा तीव्र व बलवान स्पंदन होता है कि लगातार इस प्रकार का स्पंदन होने से बड़े बड़े मकान गिराए जा सकते हैं। यही ओमकार संगीत की उत्पत्ति का आधार है। नेक्स्ट हम देखेंगे संगीत की उत्पत्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। किसी वस्तु पर आघात करने पर उस वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन ध्वनि तरंगों के द्वारा कानों तक जाते हैं, फिर मस्तिष्क द्वारा इसका बोध होता है। बुद्धि परीक्षण के साथ साथ मानव ने नारदीय आंदोलन के आधार पर स्वरों की स्थापना की। उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ललित जी ने अपनी अलग तरीके से बताया है। इनके विचार में कला मूल रूप से कृत्रिम है, जिसका मुख्य उपकरण बुद्धि है। इसीलिए यद्यपि संगीत ही आदिम प्रेरणा भाव है, फिर भी संगीत कला भाव ही नहीं बल्कि बुद्धि की कारीगरी से कला के रूप में निर्मित होता है। बुद्धि के प्रभाव से ही इसमें विभिन्नता आती है और यहीं से कला का आरंभ होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, भावाभिव्यक्ति और दूसरा है अनुकरण। हम लेंगे भावाभिव्यक्ति। भावाभिव्यक्ति द्वारा मानव में जब भावाभिव्यक्ति की लालसा थी, तब वह संगीत के रूप में प्रस्तुत हुई। अपने भावों को एक दूसरे तक लाने के लिए ब्रह्मांड में व्याप्त नाद स्वर समूह विभिन्न कंठ की हरकतों का अनुकरण विभिन्न मुद्रा कंठ की हरकतों का अनुकरण किया। विभिन्न मुद्राओं में नृत्य कंठ की हरकत से गायन का जन्म हुआ। नेक्स्ट अनुकरण द्वारा भावाभिव्यक्ति का सहज परिणाम अनुकरण है। मानव प्रारंभ से ही जिज्ञासु प्रकृति का है, अतः भावाभिव्यक्ति की तीव्र आशा होती है। मानव ने अपने चारों तरफ पशु पक्षियों के कलरव, पवन की सनसनाहट, सरिता का कलरव वे बादलों की गर्जना द्वारा आवाज़ को अनुभव किया। वे इस सभी बातों से आकर्षित हुआ। आकर्षण द्वारा मानव ने स्वभाव के अनुसार अनुकरण किया, जिससे संगीत का मार्ग प्रशस्त हुआ। आदि मानव पहले तो पक्षी की चहचहाहट से आकर्षित हुआ होगा, तभी उसका अनुकरण किया होगा। प्राकृतिक दृष्टि से संगीत एक वैचारिक कल्पना है, अतः इसके सब कलात्मक कार्य व संबंध मानव के भावों को और संवेगों को एक दूसरे तक पहुँचाने का है।
जेम्स और उसके अनुयायी का मत है कि मानव पहले चलना सीखा, उसमें क्रियाशीलता आई, उसके बाद उसके भावों का निर्माण हुआ, तब उसकी अभिव्यक्ति हेतु संगीत का जन्म हुआ। लेकिन इस मत को मानना उचित नहीं लगता है, क्योंकि पहले भावना होती है, फिर क्रियाशीलता आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे डार्विन का सिद्धांत। इसके द्वारा जिस प्रकार सृष्टि का विकास एक क्रम में हुआ, उसी प्रकार संगीत के विकास में भी एक क्रम है। हमारे संगीत में इस सिद्धांत की आलोचना की जा सकती है। नाद व कला का संबंध मानसिक विकास से है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्राइड की थ्योरी। संगीत एक मनोवैज्ञानिक ज़रूरत है तथा संगीत का जन्म एक बालक के मानसिक आवश्यकता के अनुसार बालक हंसना स्वयं सीखता है, उसी प्रकार संगीत मानव में स्वतः ही उत्पन्न हुआ होगा। संगीत के बारे में अनेक विद्वानों का भी ये मानना है कि संगीत की वस्तु स्थिति बताने वाला कोई खास कारण न होने के कारण कल्पना शक्ति का आधार लेना पड़ता है। समाज में मिलजुल कर रहने के कारण मानव को विचार विनिमय की जरूरत पड़ी होगी। कोई भाषा उपलब्ध नहीं होने के कारण ध्वनि का आधार लिया होगा। अपने दुख और सुख को प्रकट करने के लिए कुछ विशिष्ट ध्वनियों का आश्रय लिया होगा और यही ध्वनियाँ बाद में संगीत कहलाई। भाषा अभिव्यक्ति करने की मानव प्रकृति आज के संगीत का मूलभूत होगी। ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आदि मानव को प्राकृतिक शरीर की क्रिया द्वारा सुर व ताल का ज्ञान हुआ होगा। स्वर और लय दोनों ही संगीत के अंग हैं। इन दोनों की उत्पत्ति से ही संगीत की जानकारी हुई होगी। उपरोक्त तथ्यों के अलावा संगीतज्ञों ने इस प्रश्न संगीत की भाषा संपूर्ण मानी होगी। मिस्टर रिचर्ड व मैक्स मूलर का भी यही मानना है कि भाषा से संगीत का जन्म हुआ तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि भाषा से पूर्व अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए आवाज़ के ऊंचे नीचे स्वरों का शेष प्रयोग किया गया होगा। इसके बाद मानव ने स्वरों में शब्द का प्रयोग कर उन्हीं स्वरों में प्रयुक्त किया होगा। निष्कर्ष हम देखेंगे। संगीत के जन्म के बारे में विद्वानों के मत हमें मिले। इनमें से कुछ कहानियों पर आधारित होने के कारण ऐतिहासिक कसौटियों पर खरे नहीं उतरते। सबसे अधिक मान्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण है संगीत एक मानवीय कला है। मनुष्य ने आज तक उसे सजाया व विकसित किया, इसलिए प्रकृति व पशुओं के अनुकरण द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई। ये कहना अधिक उचित होगा कि कुछ अज्ञात शक्तियाँ भी मान्य हैं जिसने मानव को बनाया, मधुर कंठ दिया, साथ ही उसे जिज्ञासु प्रकृति दी जिससे वे मधुर ध्वनि की ओर सहज आकर्षित हो जाए। आदि मानव को संगीत की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उत्तर हमें मनोविज्ञान के अध्ययन से मिलेगा। अतः संगीत जन्म के बारे में हमें मनोवैज्ञानिक तथ्य अधिक उचित लगता है, जिसे हम कुछ तर्कों द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसा है, पहला तर्क है सहज और स्वाभाविकता। इस मत के अनुसार मनुष्य को जब आवश्यकता हुई तब संगीत का जन्म हुआ। यह बात सहज व स्वाभाविक है कि मनुष्य भावनाओं का कुंज है, अपनी भावनाओं को विभिन्न तरीकों वे कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसके अलावा भाषा भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, किंतु जब भाषा या अन्य कलाओं का विकास नहीं हुआ था तब भी मनुष्य में भावनाएं विद्यमान थी, जिससे वे दूसरे तक पहुंचाने के लिए ध्वनि व मुद्राओं का सहारा लेता होगा। गले में आवाज़ भगवान प्रदान करते हैं, इसलिए जब यदि मानव बहुत खुश होता है
दुख, पीड़ा, हर्ष, भूख, प्यास, क्रोध, झुंझलाहट आदि सभी बातों को स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करता होगा। यही ऊंची नीची ध्वनियाँ संगीत का बीजाधार है। नेक्स्ट तर्क है प्रेरणा व अनुकरण। यह मानव की वह प्रवृत्ति है जो अपने ही आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है, उसे ग्रहण करता है। जैसे बालक बड़ों से अच्छी बुरी आदत सीखता है, इसमें संदेह नहीं कि आदि मानव ने अपने आसपास जो भी देखा होगा उसका अनुकरण किया होगा और उसमें सफलता प्राप्त होने पर उसे संगीत का ज्ञान हुआ होगा। बुद्धि एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को अनेक प्राणियों में श्रेष्ठता प्रदान करता है। बुद्धि पर केवल सभ्य संस्कृति का विकास हुआ होगा। अनुकरण से प्राप्त ध्वनि को मानव ने बुद्धि द्वारा क्रमबद्ध व न्याय व्यवस्थित रूप प्रदान किया होगा। नेक्स्ट तर्क है हमारा कल्पना। मनुष्य में एक और मनोवैज्ञानिक गुण पाया जाता है और वह है कल्पना। यह सभ्यता संस्कृति के विकास का आधार है। यह मानव की जिज्ञासा व काल्पनिकता का परिणाम है। मानव के मन में गोल पहियों के स्वरों में उसकी चाल की कल्पना से ही गाड़ी का आविष्कार हुआ। उसने मधुर ध्वनियों को अपनी कल्पना से ही सृजन व अनुकरण कर अपने कंठ से प्रस्फुटित किया होगा। फलस्वरूप संगीत का जन्म हुआ होगा। इसलिए स्पष्ट है कि संवेदना, कल्पना व सृजन आदि सभी मनोवैज्ञानिक गुण हैं जिन्होंने संगीत के विकास में योगदान दिया। अतः यही मत अधिक उचित लगता है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी स्वर व नाद के उद्गम को स्थान को खोजा व नाद के दो रूप आहत और अनाहत से संगीत का चलन हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा तर्क है दार्शनिक दृष्टिकोण। यह भी कुछ अंश तक आधार लिए हुए है संगीत के ओरिजिन में, जिसमें ओम शब्द को समस्त संसार का उद्गम माना है। इसी मत को नेहरू जी ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में स्वीकार किया है। किन संपूर्ण बातों के फलस्वरूप जब मानव अपने आप में मनुष्य न हो सका, जो उसके जन्म को ऐतिहासिक व मनोवैज्ञानिक आधार पर समान रूप मान लिया, और उसे ईश्वर से जोड़ दिया। जिस प्रकार ईश्वर उत्पत्ति बताना असंभव है, उसी प्रकार संगीत की उत्पत्ति बताना भी दुष्कर है। स्टूडेंट्स PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करके PDF अपलोड कर सकते हैं।